बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। आज के अंक में हम बातें करेंगे खरीफ फसल के बारे में। खरीफ मक्का और धान की फसल से जुड़ी जानकारी लेकर हम आज आए हैं, लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालक ले सकते हैं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से लाभ। मछली पालकों के लिए तालाब तथा जलाशय मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना और कुल्थी और सरगुजा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं बिरसा कुल्थी 1 और बिरसा नाइजर 1। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पशुपालन के विकास के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 2 दुधारू गाय भैंस वितरण, 5 दुधारू गाय भैंस वितरण, 10 दुधारू गाय भैंस वितरण, हस्तचालित चारा कटर मशीन, विद्युत चालित चारा कटर मशीन, मिल्किंग मशीन, पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट, बर्मी कंपोस्ट यूनिट, बोरिंग और काउमैट की सुविधा के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के मछली पालक तालाब तथा जलाशय मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के तहत कुल 16 प्रकार की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। सभी में सरकार द्वारा अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य के मछली पालक इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, सब्जी फसल बैगन के पौधों में फल लगने के बाद सबसे ज्यादा खतरा जिस कीट से होता है वो है फल छेदक कीट। यदि आपके बैगन फसल में इस कीट का प्रकोप दिखे तो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। फल छेदक कीट बैगन के फल को छेदकर फल के अंदर घुस जाते हैं और गूदे को खाकर फल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इससे बैगन का बाजार भाव घट जाता है और किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस कीट के रोकथाम के लिए नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5% दवा या अचूक या निमेरिन दवा 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, आप यदि दलहनी फसल कुल्थी और तेलहनी फसल सरगुजा की खेती करना चाहते हैं तो 15 सितंबर से पहले बुआई का काम पूरा कर लें। कुल्थी और सरगुजा के बेहतर उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करें, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। कुल्थी की बुआई में 20 किलोग्राम और सरगुजा की बुआई में 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इन दोनों की बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी रखें। कुल्थी और सरगुजा से अधिकाधिक उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ की राय। कुल्थी के लिए बिरसा कुल्थी 1, अलख कुल्थी या बिलासा कुल्थी उन्नतशील प्रभेद हैं। उसी तरह नाइजर के लिए बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2 और पूजा। दोनों फसलें देर से लगने वाली खरीफ फसलें हैं। इसकी उचित बुआई का समय है 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में। पंक्तियों में लगाने की अनुशंसा करते हैं क्योंकि एक दलहनी फसल है, एक तिलहनी फसल है, तो पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधा के बीच की दूरी 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर। किसान भाई, आप यदि किसी फसल की बुआई कतारों में करना चाहते हैं तो इस काम के लिए कृषि उपकरण बिरसा बीज सह खाद ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उपकरण कतारों में बीज और खाद डालने का काम करता है। इस उपकरण की कार्यक्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में बैस कीटों के रोकथाम के बारे में। लत्तेदार सब्जी फसल में बैस कीटों के रोकथाम के लिए खेत में जहरीला चारा डालें। प्रति एकड़ की दर से 1 किलोग्राम कोहड़ा को अच्छी तरह से मसल दें। इसमें 100 ग्राम गुड़ और 10 मिलीलीटर मालाथियान दवा मिलाकर जहरीला चारा तैयार करें और इसे खेत में 4 से 5 स्थान पर रख दें। एक फसल मौसम में 2 से 3 बार ये उपचार कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस,
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। विराम के बाद आप सबों का फिर से स्वागत है। दर्शकों, जब हम कोई फसल लेते हैं तो उसे समसामयिक देखभाल की जरूरत होती है। कैसे करें मक्का फसल की समसामयिक देखभाल ताकि अच्छी फसल ली जा सके, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। झारखंड प्रदेश में मक्का एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसकी समसामयिक देखभाल न सिर्फ इसे रोगों एवं कीटों से बचाती है बल्कि इसकी पैदावार भी बढ़ाती है। इस मौसम में जिन लोगों ने अपने खेतों में मक्का लगा लिया है उनके लिए निकाई गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद जिन लोगों ने फसल लगाते वक्त किसी तरह की दवाइयों का प्रयोग नहीं किया है वे पेंडिमेथिलिन और लासो दवा का उपयोग अपने खेतों में अवश्य करें। दर्शकों, बरसात का मौसम आ गया है और ऐसे मौसम में आप तरह तरह की खेती करते हैं। इसी खेती में आप एक क्रॉप लेते हैं जिसका नाम है मक्का। मक्का की खेती भी आप बहुत याद करते हैं और विशेष करके झारखंड में तो इसकी बहुत याद खेती होती भी है। ऐसे में मक्का की विशेष देखभाल कैसे आप करेंगे, इसकी समसामयिक प्रबंधन कार्य कैसे करना चाहिए, इन्हीं सब बातों के लिए
बातों की जानकारी के लिए आज हम आए हुए हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र, जहां विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ है मनोज कुमार सिंह, जो हमें जानकारी देंगे कि मक्का की सामयिक देखभाल आप कैसे कर सकते हैं और किन किन विशेष बातों का आप ध्यान दे सकते हैं। मक्का का समय अभी बहुत ही उपयुक्त है कि जो लोग मक्का लगा चुके हैं अब उसकी देखभाल करने के लिए समय आ गया है। उसकी निकाई गुड़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि मक्का जो लोग भी लाइन से लगाए हैं या हल के पीछे लगाए हैं या छींटा विधि से लगाए हैं, उन सभी लोगों को मक्का के प्रति जो है आप समय को देखते हुए अच्छे ढंग से निकाई गुड़ाई करने का उचित समय है। इसके लिए कुदाल से या ये जैसे भी संभव है और आप इसका उपयोग करें। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ दवाइयाँ शुरू में जो लोग दिए थे जो मक्का के लिए पेंडिमेथिलिन और दूसरी दवाइयाँ लासो, तो अगर जो लोग नहीं दे पाए थे तो वे लोग इसकी करीब बुआई के 20 से 25 दिन के बाद निकाई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। उसको समय देख करके, मौसम देख करके खुला रहे तो अच्छे से निकाई गुड़ाई कर लें। निकाई गुड़ाई के बाद जिन लोगों ने नाइट्रोजन का पहला डोज दे दिया है, वे लोग नाइट्रोजन के दूसरे डोज को इस समय अपने खेतों में डालें। ऐसा तभी करें जब निकाई गुड़ाई करने के बाद घास सूख जाती है। नाइट्रोजन के छिड़काव के बाद पौधों के इर्द गिर्द मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। इससे बरसात के समय पौधों की पकड़ मजबूत होती है और पौधों को पोषक तत्व अच्छे से मिल पाते हैं। निकाई गुड़ाई करने के बाद फिर उसका जो खाद की मात्रा है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास। तो शुरू में हम लोग जो है अब पूरा फास्फोरस की मात्रा जो 60 किलोग्राम था और जो पोटास था उसमें 40 किलोग्राम था और नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा लगभग 30 किलोग्राम बुआई के समय दे चुके थे। अब जो बचता है उसमें से जो 30 किलोग्राम है और इसको अब जो है ये निकाई करने के बाद बढ़िया ढंग से खेत में 2 दिन घास सूख जाए तो छिड़काव करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। मिट्टी चढ़ा देने से फ़ायदा ये है पौधा में बरसात के समय में उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। साथ साथ उस मक्का के आसपास का जो मिट्टी है जब वहाँ पर ले आते हैं कि मेड़ के रूप में देते हैं तो मक्के में न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई होती है वो बढ़िया ढंग से हो पाती है। जब पौधे घुटने तक पहुँच जाते हैं तो पौधों में कीड़े लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में अनुशंसित दवा का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जैविक विधि अपनाकर बालू में थोड़ा चूना या मिट्टी तेल मिलाकर गाभे में छिड़काव करने से अमेरिकन फ्लाई नामक कीट से छुटकारा मिलता है। और मक्के में ये भी ध्यान रखना है कि जब हम घुटने तक हो जाए उस समय वहाँ पर गाभा में कीड़ा लगने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में आप जो है फोरेट है या कार्बोफ्यूरान है तो इन सब दवाओं का प्रयोग करें। अगर दवा नहीं चाहते हैं कि हम दवा न उपयोग करें, उसके लिए हम जो है जैविक रास्ते से चलना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जो है बालू में मिट्टी का तेल थोड़ा मिला लीजिए या बालू में थोड़ा चूना मिला लीजिए। इसको अपने गाभे के ये मक्के के गाभे पर दीजिएगा, जिससे वहाँ पर आजकल जो है बहुत विचित्र ढंग का कीड़ा आया है, अमेरिकन ये फ्लाई बोलते हैं, तो ये जो है उसको बहुत तेज़ी से खाता है। ऐसी स्थिति में आपका ये काम बहुत कारगर रहेगा। तो उसमें करना क्या है, केवल जो है राख लीजिए या मिट्टी लीजिए या बालू लीजिए, उसमें ये मिट्टी का तेल मिला लीजिए या चाहे तो उसमें आप जो है चूना का प्रयोग भी हल्का कर सकते हैं, जिससे आपका एक काम रुक सकता है। और जब ये आपका मक्का और घुटने से ऊपर आ जाएगा, ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो 3rd डोज आपका नाइट्रोजन है 30 किलोग्राम इसको देंगे, अर्थात आपका 50 से 60 दिन जब हो जाएगा ऐसी स्थिति में मक्के का 3rd डोज देंगे और उसका छिड़काव करेंगे। इसके अलावे भी जैविक विधि से कीटों एवं रोगों का नियंत्रण किया जा सकता है। रस चूसक कीटों की रोकथाम के लिए दसपर्णी, नीमास्त्र, अग्नियास्त्र आदि का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यदि पौधों के पत्ते पीले पड़ गए हों और उनमें धब्बे नज़र आने लगे हों तो इसके लिए बैवेस्टीन का घोल बनाकर उपयोग किया जा सकता है। यदि आप जैविक माध्यम से चाहते हैं कि इसका कंट्रोल नियंत्रण हो तो ऐसी स्थिति में आप जो है सबसे पहले दसपर्णी का प्रयोग कर सकते हैं। दसपर्णी ये आपको 10 तरह के पत्ते का उपयोग किया जाता था
और 10 तरह के पत्ते को 1 हिस्सा और 4 हिस्सा देसी गाय के मूत्र में उसमें डुबाया जाता था और फिर उसको छान करके आप 1 और 10 का रेशियो में छिड़काव करने का है। लेकिन आजकल दूसरा कुछ नया ढंग से 10 पानी बनाया जा रहा है, जिसमें इन 10 पत्तों के अलावा उसमें गार्लिक है, तम्बाकू है, मिर्चा है और सौंठ है, इन सबको भी डाल करके भी तैयार किया जा रहा है। तो ये भी आजकल का अच्छा क्वालिटी का बन रहा है, जिससे सकिंग पेस्ट जो है, रस चूसने वाले कीड़े रोके जा सकते हैं और इसका छिड़काव आप जो है बढ़िया ढंग से करें। और दूसरा नीमाश्रय, ब्रह्माश्रय, अग्निआश्रय, इनके माध्यम से भी रोकने का प्रयास करें। या अगर पत्ते पर जो है आपको धब्बा लगता है, पीलापन दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आप जो है बेबिस्टिन या रिडोमिल या डाइथेम 45 कंटैक्ट दवा डाइथेम 45 है। बेबिस्टिन जो है आपका कंटैक्ट और सिस्टमिक दोनों है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको भी 1 लीटर पानी में 2 ग्राम घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो आपके पौध पर जो रोग लगने के लक्षण दिखते हैं तो रोका जा सकता है। अगर इसको जैविक माध्यम से जाना चाहते हैं तो छेना पानी लगभग 1 लीटर में आपका 100 ml और उसके साथ साथ उसमें हल्दी का पाउडर 1 लीटर पानी में 5 ग्राम और साथ साथ उसकी इफिकेसी को बढ़ाने के लिए उसमें 1 ग्राम आपका हींग का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा आपको बढ़िया ढंग से रोक सकते हैं कीड़े रोग को। और कीड़ा और रोग रोक लिया गया तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमारा पौध गिरने न पाए। ऐसी स्थिति के लिए ज़रूरत पड़े तो मिट्टी नीचे दे करके बढ़िया ढंग से उसको खड़ा रखें और समय समय पर अलर्ट रहें कि हमारे पौधे में अगर कोई कीड़ा आ रहा है तो आप दूसरी दवाइयाँ जो फोरेट है या ये कार्बोफ्यूरान है ऐसे का प्रयोग करें। कोशिश प्रयास ये करें कि हम कीटनाशक का उपयोग कम से कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है तो आपको ये जो जैविक माध्यम से है, आपको 10 परणी है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है या नीम या करंज का तेल 1 लीटर पानी में 5 ml बना करके घोल छिड़काव करेंगे तो वहाँ भी काफ़ी हद तक कीड़े रुकेंगे। लेकिन कुछ कीड़े नहीं रुक पाते हैं जो बहुत ही खतरनाक समझते हैं हम लोग, तो वहाँ के लिए राख और दूसरा जो है आपका बालू है तो या मिट्टी है, उस पर मट्टी का तेल मिलाएं। मट्टी का तेल ज़्यादा नहीं मिलाना है, 1 किलो पे लगभग 50 ml से ज़्यादा ना मिलाइएगा, जिससे कि वो पत्ता जलने की भी संभावना रहता है। तो इसको छिड़काव पत्ते के ऊपर करेंगे तो वहाँ पर आपका कीड़े आसानी से रोके जा सकते हैं। इस तरह से यदि समय पर निकाई गुड़ाई, पोषक तत्वों की मात्रा तथा रोग एवं कीटों का प्रबंधन किया जाए तो मक्के की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। इससे निश्चित तौर पर किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बातें करते हैं धान के फसल के बारे में। धान के फसल में लगने वाले कीट और रोग प्रबंधन से जुड़ी जानकारी इस कार्यक्रम में है, तो आइए देखते हैं ये कार्यक्रम। धान झारखंड की प्रमुख खरीफ फसल है। यहाँ लगभग हर किसान इसकी खेती से जुड़ा हुआ है। धान की खेती में कई तरह के रोग और कीट लगने की संभावनाएं होती हैं, अतः हर किसान के लिए ये जानना जरूरी है कि वे इनका प्रबंधन कैसे करें। संकर किस्म में लगने वाले प्रमुख कीट हैं पीला तना छेदक। इसके संक्रमण से जगह जगह धान की बाली सूखी नजर आती है। इससे बचाव के लिए सबसे पहले खेतों से पानी खाली कर दें, फिर टाइम 8 और 4-8 नामक दवा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भुरकाव कर दें। इसी तरह सांडा कीट धान के गाभा से रस चूसता है। इसका नियंत्रण भी वैसे ही किया जा सकता है जिस तरह से तना छेदक कीट को नियंत्रित किया जाता है। आज हम आप पहुंचे हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची, जहां हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार, जो आज हमें जानकारी देंगे कि खरीफ धान में होने वाली समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन कैसे करते हैं। किसान भाई जोहार। देखिए, अभी मुख्य अगर फसलों की बात करें तो खरीफ में सबसे मुख्य जो फसल होती है वो धान है। और धान में अगर किसान भाई अगर चाहते हैं कि समेकित उसका कीट नियंत्रण करें तो इसके लिए मुख्य उनको कुछ बातें हैं, उनको जानकारी उनके पास होनी चाहिए। जैसे हम लोग जो अगर मुख्य कीट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर, चूँकि अभी किसान क्या कर रहे हैं कि संकर किस्मों के धान का ज़्यादा चयन करते हैं, उनकी खेती होती है। वैसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा अभी आक्रमण देखा जाता है वह है पीला तना छेदक का। और पीला तना छेदक वैसा है कि इसका सिम्टम्स जो है हम लोग लक्षण इसमें देखते हैं कि डेड हार्ट जिसको बोलते हैं कि जगह जगह इसके धान के बाली जो है वो सूखे हुए नज़र आते हैं
अगर पकड़ करके हाथ से उसको खींचा जाए तो तने के पास जो है वो कीट का खाया हुआ जो है वो दिखता है, जिसके वजह से किसान भाई आसानी से ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे खेत में तना छेदक कीटों का आक्रमण हुआ है। वैसी परिस्थिति में सबसे पहले जो है वो किसान भाई जाएं अपने खेत में और उनको जो है पानी खेत से निकाल दें। थाइमेट या फोरेट जो है वो 10G नामक जो दवा आती है उसका क्या करें कि 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से उसका बुरकाव कर दें। अगर किसान भाई अगर कोई चाहते हैं कि हम स्प्रे अगर करना चाहते हैं तो स्प्रे करने के लिए उनके पास जो है फ्लुएंडा जो माइट है वो जो फेम के नाम से आता है उस दवा का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 1 ml उसका 4 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें तो तना छेदक कीटों से वह अपनी फसल को सुरक्षा दे सकते हैं। इसी तरह से हम लोग जो देखते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा अभी सांढ़ा का आक्रमण होता है। सांढ़ा जो एक ऐसा कीट है जो क्या करता है कि वो जो धान के गाभा हैं उससे वह रस चूसता है और रस चूसने के बाद जो है उसका क्या करेगा कि उसमें जो मतलब कहेंगे कि फिजियोलॉजिकल जो चेंज आ जाता है, जिसके वजह से एक सूट जो है अगरबत्ती के जैसा मुख्य रूप से एक शाखा जैसा निकल जाती है, तो वो जो है देखने को हम लोग को मिलता है। तो ये समस्या जो है सांढ़ा कीट के साथ है। तो वैसी परिस्थिति में अगर हम लोग जो तना छेदक कीट के लिए जो नियंत्रण किए हैं उसी कीट से इसका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, जब धान में लीफ फोल्डर का प्रकोप होता है तब वो 2 पत्तियों को जोड़ लेता है और उसे खाकर सफ़ेद बना देता है। इसके नियंत्रण के लिए क्विनाल्फॉस और इकालेस दवा का छिड़काव किया जा सकता है। इसी तरह से बाकी नामक कीट पूरे पौधे को सफ़ेद बना देता है। इसके नियंत्रण के लिए लेमडासाइड हैलोथ्रम नामक दवा के घोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि लीफ फोल्डर भी जो है अभी काफ़ी के क्षेत्र में इसका संक्रमण देखा जा रहा है इस कीट का। तो उसमें पत्ती जो है वो 2 पत्ती को जो है बीच से जोड़ लेता है और उसका जो सफ़ेद भाग है या हरा भाग है उसको खुरुच के खाने के बाद वो उसको सफ़ेद बना देता है। इसकी संख्या जो है हम लोग अगर देखें 10% से ज़्यादा होता है, तो वैसे परिस्थिति में इसमें दवा छिड़कने की आवश्यकता पड़ती है लीफ फोल्डर के लिए। इसके लिए क्विनाल्फॉस है या इकालेक्स है, उसका 2 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करते हैं, उससे जो है उसका नियंत्रण होता है। इसके साथ साथ जो मुख्य हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जैसे आप लोग रोपा लगा दिए उस समय बाकी कीट का आक्रमण होता है। उसके काला रंग का छोटा छोटा कीट होता है जिसको जो है यहाँ पर काफ़ी क्षेत्र में देखा जाता है कि बाकी लग गया, जिसके वजह से वो क्या करता है कि पूरा आपका जो धान का पौधा है वो हरा न दिख करके सफ़ेद खुरचा हुआ नज़र आता है। तो वैसा अगर आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है तो उसके लिए लैम्डासाई हेलोथ्रिन एक बहुत अच्छी दवा है। इसका जो है हम लोग क्या करते हैं कि लगभग 2 से 2.5 ml जो है पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करते हैं। इससे आपको जो है वो बाकी कीट का नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद धना में ब्राउन प्लांट हॉपर कीट का भी प्रकोप होता है। इसके प्रकोप से जगह जगह जला हुआ धब्बा नजर आता है। इससे बचाव के लिए बुप्रोफेविन दवा के घोल का छिड़काव किया जा सकता है। फिर गंधी बग से बचाव के लिए हेप्टाक्लोर नामक दवा का भुरकाव करना होता है। इसके साथ साथ जो है अभी हाल के जो कुछ वर्ष हैं इसमें यहाँ पर जो है BPH, वो आपको BPH कीट है उसका आक्रमण देखा जा रहा है। तो BPH कीट का मतलब क्या है? ब्राउन प्लांट हॉपर कीट के वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो है जगह जगह पैच में जला हुआ धान नज़र आएगा। तो जब किसान भाई उसके खेत के प्लॉट में जाएंगे और वहाँ अगर गौर से उसको देखते हैं तो उसमें जो है वो छोटे छोटे भूरे रंग के फुदका वो कीट वो इधर उधर भागता हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब BPH कीट जो है उससे आपका जो क्षेत्र है वो काफ़ी आक्रांत हो रहा है और वो पैच में सूखेगा। कभी कभी एक खैरा जो डिजीज आता है उसके वजह से भी ये लक्षण देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसान बंधु अगर चाहें तो ये BPH जो अगर है उनका BPH जो आ रहा है तो उसके लिए जो है वो अगर नियंत्रण करना चाहते हैं तो बुप्रोफेजिन एक बहुत अच्छी दवा है। इसका अगर छिड़काव करते हैं किसान बंधु जो है अगर 1.5 ml या 2 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके तो उसका हम लोग आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। इसी तरह से यदि धान फसल में ब्लास्ट नामक रोग लग जाए
तो इनोसान दवा का घोल बनाकर छिड़काव करने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो झारखंड में देखा जाता है कि यहाँ पर जो है ब्लास्ट एक बीमारी है जिसमें पूरा पुआल जैसा हो जाएगा, भूरा कलर हो जाएगा। तो इसके लिए हिनोसान जो है 2 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ का मुख्य बीमारी जो धान में देखा जाता है वो आपका जो है BLB है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ये किसान को समझ में नहीं आता है। इसमें पत्ती के चारों तरफ जो है अगर किनारे में देखें तो एक स्ट्रैप जो है सीधा पीला रंग का बन जाता है और इसके लिए जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है क्रोसिनेजी के नाम से आता है। इसका अगर जो है किसान बंधु अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 25 लीटर पानी में 6 ग्राम इसको आप घोल बना करके अगर इसका अगर छिड़काव कर देते हैं शुरुआती स्तर पे तो उसमें बैक्टीरियल जो जीवाणु से संबंधित जो भी बीमारी है उससे भी आप नियंत्रण कर सकते हैं और अपना अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। अगर किसान बंधु अगर इन बातों को ध्यान रख करके अगर खेती करें तो निश्चित रूप से कीट एवं रोगों से अपनी फसल को सुरक्षा दे सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस तरह यदि किसान भाई वैज्ञानिकों की अनुशंसा पर दवाइयों का चयन करके उसका मात्रा अनुसार प्रयोग करें तो वे रोग एवं कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं। इससे उनकी धान की पैदावार भी बढ़ेगी जो उन्हें अधिक मुनाफा देगी। तो देखा दर्शकों, आपने धान की अच्छी फसल लेनी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज के अंक में इतना ही, लेकिन आपके खतों का हमें इंतजार रहता है। आप अपनी बातें हमें अवश्य लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।